Good morning, dear students. Today we are going to start third part of our chapter electricity. We have done the first and the second part in the last two lectures, in the last two videos. Now next is the third video. In this video we are going to discuss about the Ohm's law. Before the discussion we are going to start with an example. जब हम छोटे होते थे, किड्स होते थे, तो हमारे पास क्या होते थे, टॉयज़ होते थे. वी वॉन्ट्स टू प्ले विद द टॉयज़. हमें टॉयज़ के साथ खेलना अच्छा लगता था. तो जब हम टॉयज़ लेके आते थे, हम उसमें दो टाइप के टॉयज़ होते हैं, मैनुअल भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल भी होते हैं. आपको एक इलेक्ट्रिकल टॉय मिला, यू हैव एन इलेक्ट्रिकल कार, जो क्या है, सेल के साथ वर्क करती है. जब आपको वो कार नहीं मिलती थी, बिल्कुल आपको न्यू ला के देते थे, उसमें सेल भी न्यू होते थे, तो जो इसकी वर्किंग क्या होती थी, एफिशिएंट होती है इसकी, और आप ऐसे बोल सकते हो स्पीड क्या होती है इसकी, वेरी हाई होती है. ये बहुत फास्टली मूव होती है. जैसे आप एक दिन इसके साथ आपने प्ले किया, 2 दिन किया, 3 दिन आप इसके साथ खेल रहे हो, तो अगर 4th डे आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो 4th डे के बाद इसकी स्पीड क्या होने लग जाती है, स्लो डाउन होने लग जाती है. स्पीड क्या होने लग जाती है, स्लो डाउन. इसका रीज़न क्या है, ये देखो, जब हमने ये टॉय बिल्कुल न्यू लिया था, तो इसमें जो हमने सेल यूज़ किए थे वो भी क्या थे, बिल्कुल न्यू थे. और जब हम इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो रहे हैं, आपके पास सेल क्या हो रहे हैं, अब ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं, सेल डाउन हो गया, सेल ख़त्म हो गए. वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स. बेसिकली हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेल क्या काम करते हैं, सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेल की हेल्प से क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है. अब ये आपका टॉय है, ये किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे. यहाँ पे अगर प्रॉपर करंट आएगा तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, अगर प्रॉपर करंट नहीं होगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. तो मीन्स इसमें क्या है कि जब आपने न्यू टॉय लिया था, तो सर्किट में करंट क्या था, हाई. करंट क्या था, हाई. एज द टाइम पासेज, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, लो हो रही है. करंट इज गोइंग टू बी लो. करंट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया. सेल हम कह रहे हैं डेड हो रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. जैसे जैसे हम सेल को यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है. और सिमिलरली यू कैन से दैट द करंट जब हाई था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, हाई था. तो मीन्स जैसे जैसे हमने सेल यूज़ किया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हुआ तो करंट भी कम हो गया. जब सेल आपके पास न्यू था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हाई. पोटेंशियल डिफरेंस हाई है तो करंट भी क्या है, हाई. तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, जो आपके पास करंट आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के. जितना पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, उतना ही सर्किट में क्या होगा, करंट भी हाई होगा. ठीक है जी. तो ये तो हमने अपनी रूटीन लाइफ में से एक एग्जांपल उठा के इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि करंट कैसे पोटेंशियल के साथ वेरी कर रहा है. नेक्स्ट अगर हम हमारी फिज़िक्स की बुक में देखें, तो यहाँ पे है आपके पास एक्टिविटी नंबर 12.1. इसमें हमने क्या करना है, ये देखो, ये एक्टिविटी सेटअप देखें हम, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हमने सेल यूज़ किए. कितने सेल है, 1 2 3 4. वी हैव द 4 सेल्स, दोज आर कनेक्टेड इन द सीरीज, एंड वी हैव द वायर XY. जो ये रेजिस्टेंस जिगजैग शो की हुई है ना, ये वायर है. कोई भी वायर होती है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है. एंड इसके साथ हमने ये एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एंड एमीटर इस वायर के साथ किस में लगाया हमने, सीरीज में. एंड नेक्स्ट वी हैव द की द स्विच, यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द सीरीज. नाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द रेजिस्टेंस R. अब हमको ये भी पता है कि एमीटर करंट नोट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और हमने सर्किट में करना क्या है, पहले ये देखो, फर्स्ट केस में हम एक सेल लेके आ रहे हैं सर्किट में. वी हैव द 1 सेल. 1 सेल होगा, हमने क्या किया, की को क्लोज किया. क्लोज करके हमने यहाँ से करंट और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है. नेक्स्ट हमने देन 2 सेल ले आने सर्किट में, यहाँ से कनेक्शन हटा के हम यहाँ इस पॉइंट पे लगा देंगे, तो हमारे सर्किट में कितने सेल आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे. मीन्स हमने डायरेक्टली क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया. and then we will note down the value of the current and the potential difference and write in these boxes.
Next, we will use the 3 cells and again note down the value of the current and the potential difference. And last, we are going to use the 4 cells in the circuit and we will note down the readings of the ammeter and voltmeter and write here. इस डाटा से आप क्या देखोगे, ये प्रैक्टिकल है आपके पास, इस डाटा से आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स सर्किट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अगर हमने नंबर ऑफ सेल्स को सर्किट में इंक्रीज़ किया तो आपके पास करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स करंट की जो वेरिएशन है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वो क्या आएगी आपके पास, डायरेक्टली आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज विद द करंट डायरेक्टली। अगर आपके पास ये रिलेशन जो हमने पहले एक एग्जांपल से सेट किया था, इसी एक्टिविटी के साथ से भी आपके पास ये रिलेशन निकल के आएगा। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड I इज टेकन अलॉन्ग द x एक्सिस एंड V इज टेकन अलॉन्ग द y एक्सिस। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, मोशन चैप्टर में, कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्राफ क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स यहाँ पे V एंड I के बीच में ग्राफ क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, जो मैंने अब ये रिलेशन लिखा और ये ग्राफ बनाया है, ये सबसे पहले हमको किसने एक्सप्लेन किया था, ओहम ने। ओहम क्या है, एक फिजिसिस्ट है, ओहम ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इस स्टेटमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल applied across the circuit. This is the definition of Ohm's law. अब हम सबको पता है कि अगर हम यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने R से लिखा है, R को हम नाम देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन किसको मिल रही है, टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे हमने करंट की डेफिनेशन की है, करंट कहाँ होता है, जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब चार्जेस आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो उनके पाथ को एक ऑपोजिशन मिल रही है, उनके पाथ को एक रिस्ट्रिक्शन मिल रही है। उस रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुई, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस बाय द कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि उसने चार्जेस के फ्लो को अपोज करना है, एंड उस अपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। और अगर हम रेजिस्टेंस से यहाँ से मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, V अपॉन I। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। क्लियर। अब जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास, ओहम, एंड इसका सिंबल ये होता है, this is the symbol of the resistance, unit of the resistance, that is the ohm, and resistance का symbol जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं ये होता है, this is the symbol of the resistance and this is the symbol of the unit of the resistance, that is the ohm। अब हमने यहाँ से डिफाइन करना है 1 ohm। 1 ohm हमने लिखना है, R को हमने 1 ohm लिखना है, तो हम डिनोमिनेटर भी 1 बना लेते हैं और न्यूमरेटर को भी 1 लिख देते हैं। न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसको लिख देती हूँ 1 वोल्ट, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, करंट है, इसको हम लिख देते हैं 1 एम्पियर। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, किसी भी सर्किट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया हुआ है एंड वहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो उस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट or the conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere current flows through the circuit if 1 volt of the potential difference is applied across its ends। Clear? अब जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेरिएबल भी होती है और सर्किट में हम फिक्स भी रख सकते हैं। एक तो होता है कि आपने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेजिस्टेंस R लगा दी, पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने रेजिस्टेंस वेरी नहीं करनी। एक क्या है कि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को वेरी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस।
रियोस्टैट होता है, जैसे हम सर्किट में एमीटर वोल्ट मीटर लगाते हैं, वैसे ही हमारे पास एक डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जिसको हम नाम देते हैं रियोस्टैट। एंड रियोस्टैट क्या है आपके पास, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये तो था आपके पास ओम्स लॉ। नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ना है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हमने क्या पढ़ना है कि वो हमने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसमें क्या है आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट था आपके पास, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टू बिफोर डिस्कसिंग द इफेक्ट्स फर्स्टली कम टू द एक्टिविटी नंबर 12.3। यहाँ पे हमने क्या करना है, वायर लेनी है। ठीक है जी, एक वायर ली जिसकी हमने लेंथ क्या कर दी, वेरी कर दी, लेंथ भी वेरी करनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी विड्थ हमने वेरी करनी है। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले हमने दो वायर्स ली, ये देखो आपके पास है वायर 1 एंड वायर 2, ये दो आपके पास से शो हो रही है। जो वायर 1 है ये इतनी सी है, वायर 2 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है। मीन्स हमने उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसकी विड्थ है वायर की, वो तो हमने क्या ली हुई है, सेम ली है, बट जो उसका एरिया ऑफ लेंथ है वो हमने क्या लिए, डिफरेंट लिए। ये वायर क्या है आपके पास छोटी है और ये सेकेंड वाली वायर की लेंथ क्या है आपके पास ज़्यादा है। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, लेंथ हम डिफरेंट रख रहे हैं और हम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने क्या लिया है, सेम लिया है, और हम एमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। सेकेंड केस में हमने यहाँ से हमने दो रीडिंग्स ली, दो रीडिंग्स लेने के बाद हम यह क्या करेंगे, 3 और 4th वायर के साथ फिर हम रीडिंग लेंगे। पहले आप देखें 3 और 4th वायर में क्या रिलेशन है। अब इन दोनों की लेंथ हमने सेम कर दी, बट ये देखो जो 3rd वायर है वो हमने मोटी बनाई हुई है, वो है क्या, थिक वायर है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपके पास, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द 4th वायर। तो हम इन दोनों वायर्स के साथ भी क्या ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। जो हम रीडिंग लेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे लेंथ इंक्रीज हुई, करंट सर्किट में क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही लेंथ आपने इंक्रीज की, सर्किट में करंट कम हो गया। करंट कम हुआ मीन्स उसको ऑपोजिशन क्या मिली, ज़्यादा मिली। ऑपोजिशन ज़्यादा मिली मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी आपके पास, हायर होगी। जितनी वायर की लेंथ लार्जर होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी आपके पास, लार्जर होगी। एंड सेकेंड केस में आप देखोगे कि जैसे ही आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3rd वायर लगाई, उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हुआ एज कम्पेयर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4th वायर। तो मीन्स जितनी थिकनेस वायर की ज़्यादा, उतना करंट क्या ज़्यादा फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो ज़्यादा हुआ मीन्स देयर इज द लेस रेजिस्टेंस। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहाँ से लिखें तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे, एल अपॉन ए। जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो। रो मीन्स रेजिस्टिविटी। ये क्या है आपके पास, रेजिस्टिविटी। अब हमने रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है। अगर हम यहाँ से रो को निकालने क्या आ जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, इफ़ ए इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर, मीन्स मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी रखा है, लेंथ भी मैंने कितना प्लेस किया है, यूनिटी है मेरे पास। तो मेरे पास रो क्या आ जाएगा, आर। जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसका एरिया क्या है, यूनिटी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड लेंथ भी क्या है उसकी 1 मीटर है। द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। क्लियर? सो दिस इज़ द रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। जैसे ये देखो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, जैसे ये कंडक्टर्स हैं,
ऊपर क्या दिया, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है, एंड उनकी रेजिस्टिविटी, ये देखो रेजिस्टिविटी दी हुई है 10⁻⁸ में। रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ में दी हुई है, मतलब वैल्यू क्या है, कम है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लो है एंड करंट इजीली फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट कम टू द अलॉयज। अलॉयज के केस में आपके पास आ गई रेजिस्टिविटी 49 × 10⁻⁶, 44 10⁻⁶। मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई तो मीन्स क्या हुआ, इसकी जो कंडक्शन क्या है आपके पास कंडक्टर्स के कंपैरिजन क्या होगी, लेस होगी। नेक्स्ट इज द इंसुलेटर्स। इन केस ऑफ द इंसुलेटर्स द रेजिस्टिविटी इज वेरिंग अप टू द रेंज 10⁻14, 16, 17, 13, 12। तो यहाँ पे ये देखो कंडक्टर्स के केस में 10⁻⁸ आ रहा था, यहाँ पे +14, 16 हो गया, तो मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो इंसुलेटर्स क्या है, वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है और वो कंडक्टर को खुद में करंट को खुद में से पास नहीं होने देते। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आर दोज मटेरियल्स हैविंग द हाई रेजिस्टेंस और द हाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स आर द दोज मटेरियल्स हैविंग द लो रेजिस्टेंस और द लो रेजिस्टिविटी। एंड जो अलॉयज होते हैं इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। इंसुलेटर्स की से कम होती है उनकी रेजिस्टिविटी, एंड जो कंडक्टर्स हैं उनमें से क्या होती है, लार्जर होती है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द ओम्स लॉ एंड द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर। तो यहाँ देखो क्वेश्चन हम कौन कौन से इसमें से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। एंड वाई आर द अलॉयज ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयर्स मेड ऑफ द अलॉयज रेदर देन, ये छोड़ दो फिलहाल। तो यहाँ से हम ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर। थैंक यू।